बहू, नाश्ता बनाया नहीं? तुम्हारे पापा जी और कुंदन को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। कविता जी अपने कमरे से गुस्से में बोली। जी मम्मी जी, बन गया है, बस गर्मा गर्म नाश्ता परोस ही रही हूँ। राही अपने ससुर जी और पति कुंदन को नाश्ता परोसते हुए बोली। भंवरलाल जी अपनी बहू राही से बोले, आज तुम्हारी मम्मी जी बाहर हम सबके साथ नाश्ता करेंगी या अपने कमरे में ही बैठी रहेंगी? कुंदन बोला, पापा, जब से राही ब्याह कर आई है मम्मी ने अपने कमरे से निकलना लगभग बंद ही कर दिया है। वे अब कहाँ हम सबके साथ बैठकर नाश्ता करती हैं। भंवरलाल जी बोले, हाँ बेटा, तुम तो शुरू से जानते हो तुम्हारी मम्मी और बहन की आदत को। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने हमें राही जैसी बहू दी है, वरना तुम्हारी माँ और बहन ने तो एक मौका नहीं छोड़ा राही को परेशान करने का। फिर भी राही उन लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। राही बोली, पापा जी धीरे बोलिए, अगर मम्मी जी ने सुन लिया तो आपकी खैर नहीं। ये सुनकर तीनों एक साथ हंस पड़े। भंवरलाल जी और कुंदन दोनों ऑफिस के लिए निकल पड़े और राही अपनी सास कविता जी को नाश्ता देने उनके कमरे में पहुंची। कविता जी राही पर भड़कते हुए बोली, तुम तीनों की हॉल में खींखी करने की आवाज आ रही थी मुझे। सुबह सुबह किस बात पर हंस रहे थे तीनों? राही बोली, मम्मी जी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, वो कुंदन ने एक जोक बोला था, बस उसी पर हंस पड़े थे। कविता जी चिढ़ते हुए बोली, अच्छे से जानती हूं मैं कुंदन का जोक। तुम जो अपने ससुर जी की लाडली बहू बनी हुई हो, कुंदन तो जोक मारेगा ही। कुंदन को अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसको भी तुमने अपने रंग में जो रंग डाला है। राही कविता जी की बात का जवाब दिए बिना ही उनके कमरे से बाहर आ गई और वापस रसोई में काम करने लगी। राही उनके मुंह लगकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। राही टीचर की नौकरी करती थी, जिसे उसने सास कविता जी के कहने पर छोड़ दिया था। लेकिन उसे बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था, इसलिए वो अब घर पर ट्यूशन लिया करती थी। दिन भर वो घर के काम करती रहती और फिर फ्री होकर ट्यूशन में समय बिताती। कविता जी ने तो बहू के आने के बाद रसोई से तौबा कर ली थी। कविता जी दिन भर अपने कमरे में टीवी देखती रहती और जब जी चाहे राही को ताने मारती रहती। राही की एक ननद है रोमा, वो भी अपनी माँ का खूब साथ निभाती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि शादी के बाद उसका भाई भाभी का हो गया है। रोमा भी पूरा दिन सेल्फ स्टडी के नाम पर अपने कमरे से बाहर नहीं आती। हाँ, जब चाय नाश्ता और खाना खाना होता तब बस कमरे से निकलकर रसोई से खाना ले जाती है। रोमा अपने कमरे में पूरा दिन लैपटॉप और मोबाइल पर लगी रहती है, मगर अपनी भाभी की कुछ मदद नहीं करती। घर में ससुर भंवरलाल जी ही हैं, जिन्होंने हमेशा बहू राही को बेटी का दर्जा दिया। कुंदन भी अपनी पत्नी राही को बहुत प्यार और सम्मान देता है, क्योंकि राही ने उसके परिवार के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी और राही भी कुंदन जैसा हमसफर पाकर खुश थी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। राही ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी बहन शिखा खड़ी थी। शिखा को देखते ही राही बहुत खुश हुई और उसे लेकर अंदर आई। शिखा बोली, दीदी, मैं और पापा आपके शहर कुछ काम से आए हैं। पापा मुझे यहाँ छोड़कर उनके काम के लिए निकल गए हैं। काम से लौटकर वे भी आपके यहाँ आएंगे। राही बोली, शिखा, तुम्हें देखे बहुत दिन बीत चुके थे, अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। दोनों बहनें बातें कर ही रही थी कि कविता जी बाहर आ गई और बोली, शिखा, तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे? शिखा ने उन्हें भी पूरी बात बताई। राही रसोई से फटाफट शिखा के लिए चाय बनाकर ले आई। कविता जी मुंह बनाकर वापस अपने कमरे में चली गई। दोनों बहनें बातें कर ही रही थी कि कविता जी कभी कुछ काम से तो कभी कुछ काम से बाहर आ जा रही थी। राही अपनी सास का स्वभाव अच्छे से जानती थी। वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। दोनों बहनें क्या बातें कर रही हैं, ये सुनने के लिए कविता जी बार बार कुछ काम से आने जाने का नाटक कर रही थी, वरना उनको तो अपने कमरे से बाहर आने की फुर्सत ही कहाँ थी। और फिर जब कविता जी से रहा ना गया तो कविता जी वहीं दोनों बहनों के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद राही की ननद रोमा कमरे से बाहर आई। शिखा को देखते ही वो बोली, क्या हुआ शिखा, घर में चाय पत्ती खत्म हो गई या शक्कर, जो इतनी सुबह सुबह यहाँ चली आई हो? शिखा एक नजर अपनी बहन राही को देखने लगी। कविता जी हंसते हुए बोली, रोमा को मजाक करने की बहुत आदत है। रोमा बोली, भाभी, बहन की ही खातिरदारी करोगी या मेरे लिए भी कुछ बनाया है आपने? राही रसोई से चाय नाश्ता ले आई और बोली, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, नाश्ता बने काफी समय हो गया। रोमा बोली,
हाँ हाँ जानती हूँ, मुझे तो पढ़ाई करनी होती है पूरे दिन, कभी मेरे कमरे में ही चाय नाश्ता पहुंचा दिया करो। ये सुनकर राही कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी रोमा कितनी पढ़ाई करती है। पढ़ाई के नाम पर वो दिन भर फ्रेंड से चैटिंग करती रहती, मगर कविता जी अपनी बेटी का इतना ज्यादा सपोर्ट करती कि राही उसे कुछ नहीं कहती थी। कविता जी शिखा से बोली, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत प्यारी लग रही है, कहां से खरीदी तुमने? शिखा बोली, ये ड्रेस तो कुंदन जीजा जी और दीदी ने मुझे राखी पर गिफ्ट दी थी। हमारा कोई भाई नहीं है, तो मैं हर साल कुंदन जीजा जी को ही राखी बांध देती हूँ। बस ये ड्रेस वही राखी गिफ्ट है। ये सुनकर रोमा को बहुत जलन हुई और कविता जी का चेहरा भी तमतमा उठा। राही अपनी सास और ननद के चेहरे के भावों को भांप गई। रोमा बोली, अब मैं समझी मेरे भाई का प्यार मेरे प्रति इतना कम कैसे हो गया है, उसे दूसरी बहन जो मिल गई है। कविता जी ने एक बार फिर से हंसते हुए बात को टाल दिया और बोली, मेरे कुंदन की चॉइस तो वैसे ही लाखों में एक है, तभी तो पहली बार मुझे तुम्हारी ड्रेस इतनी अच्छी लगी। शिखा को राही की सास और ननद का बर्ताव कुछ अलग सा लगा, मगर उसे अपनी दीदी से अकेले में बात करने को भी तो नहीं मिल रहा था। रोमा चाय नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई और कविता जी मंदिर के नाम पर बहू की बुराइयां करने चली गई। दोनों बहनों को अभी अकेले में बात करने का समय मिला ही था कि राही के पापा रमेश जी आ गए, मगर राही की सासू मां तो राही के पिता के आने से पहले ही घर से जा चुकी थी। राही के पिता बेटी के लिए कुछ फल फ्रूट और साड़ी लाए थे। रमेश जी बोले, बेटा ये तेरी माँ ने तेरे लिए भिजवाया है, तेरी माँ को भी तुझसे मिलने का बड़ा मन था, थोड़े दिन बाद तू मायके आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। राही बोली, बहुत जल्द माँ की मुझसे मिलने की इच्छा पूरी होने वाली है। पापा, अगले हफ्ते मेरे सास ससुर की शादी की 30वीं वर्षगांठ है, जिस पर आप सभी को आना है, तभी मैं माँ से मिल लूंगी। यहाँ से मायके रहने आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। फिर भी अगर संभव हो पाया तो मेरे सास ससुर की वर्षगांठ के बाद 2-3 दिन के लिए मायके रहने आ जाऊंगी। राही ने गर्मा गर्म खाना बना दिया था ताकि उसके पापा और बहन खाकर जाएं। बहुत देर राही की सास के इंतजार के बाद रमेश जी बोले, अच्छा बेटा अब चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। कविता जी के अब तक घर ना आने का एक कारण यह भी था कि वो राही के पापा से मिलना ही नहीं चाहती थी। ऐसा वे पहले भी 1-2 बार कर चुकी थी। उनकी नजरों में तो वैसे ही बहू के मायके वालों की कोई इज्जत नहीं थी। काफी देर बाद कविता जी घर आई, तब रोमा भी अपने कमरे से खाना खाने बाहर आ चुकी थी। फलों की टोकरी और साड़ी देखकर कविता जी जोर से बोली, बस इतनी सी ही औकात है तुम्हारे माता पिता की, तभी तो मेरा बेटा कुंदन कुछ ना कुछ देता रहता है तेरे मायके वालों को। अब तेरे घर की परिस्थिति तो वो भी जान चुका है। उतने में रोमा बोली, हाँ मम्मी, तभी तो इनकी बहन ने कुंदन भैया को भाई बना लिया है, ताकि भाई भाई बोलकर ये लोग ज्यादा धन ऐंठ सके। राही बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मेरे मायके वाले बहुत पैसे वाले तो नहीं, मगर स्वाभिमानी लोग हैं, और कुंदन आपका बेटा मतलब कि मेरा पति एक बहुत अच्छा इंसान है। उन्हें जब पता चला कि मेरी छोटी बहन हमेशा राखी के दिन उदास रहती है, तो उन्होंने शिखा से राखी बंधवानी शुरू कर दी। शिखा के लाख मना करने के बाद भी वे मुझे लेकर उसके लिए राखी का गिफ्ट लाने गए। राई का पहाड़ बना दिया आप लोगों ने तो। इतना बोलकर राही रसोई में चली गई, मगर कविता जी और रोमा के दिल को चैन ना पड़ा। अगले दिन भंवरलाल जी और कुंदन शादी की 30वीं वर्षगांठ की तैयारी करने लगे, जिसमें राही ने उनका पूरा साथ दिया। राही ने सारे मेहमानों को फोन कर दिया, कुंदन ने हॉल बुक कर दिया और इवेंट मैनेजर से सारी व्यवस्था करवा ली। भंवरलाल जी का मानना था कि शादी की 50वीं वर्षगांठ तक जाने हम दोनों रहे ना रहे, इसलिए जिस पल में है उसी पल का आनंद लिया जाए। अपनी पत्नी कविता जी के लिए वे हीरों से जड़ा एक नेकलेस भी लेकर आए, जिसे देखकर कविता जी बहुत खुश हुई। भंवरलाल जी उनको खुश देखकर बोले, बस भाग्यवान, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो, घर में कलह क्लेश मत किया करो। मैं तुमसे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। कविता जी इतराते हुए बोली, ए जी, आपको क्या लगता है हमेशा झगड़ा मैं ही करती हूँ? वो है ना आपकी लाडली बहू, वो और उसके मायके वाले कुछ कम नहीं है। देखना, आपको एक ना एक दिन सच जरूर पता लगेगा। भंवरलाल जी बात को बढ़ाकर अपनी आने वाली शादी की वर्षगांठ खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे कुछ बोले नहीं।
क्योंकि जब भी वे बहू बेटे की तरफदारी करते, कविता जी उनसे गुस्सा हो जाती। भंवरलाल जी एक बहुत अच्छे पति, पिता और ससुर थे, इसलिए घर में सभी के चहेते थे। आज भंवरलाल जी और कविता जी की शादी की वर्षगांठ थी। हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। सब लोग सारे इंतजाम की खूब तारीफ कर रहे थे, जो कि कुंदन और राही ने मिलकर किए थे। बीच में अचानक थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई। लाइट आने के बाद सभी की जान में जान आई, क्योंकि गर्मी के कारण सभी मेहमानों की हालत खराब हो गई थी। उतने में भंवरलाल जी की नजर कविता जी के गले पर गई। वे बोले, कविता जी, आपका हार कहाँ है? कविता जी ने अपने गले पर हाथ रखा और बोली, लाइट जाने से पहले तो वो हार मेरे गले में ही था। हीरों से जड़ा बेशकीमती हार कहाँ गया? आप कितनी ख्वाहिशों से लाए थे वो हार मेरे लिए। इतना बोल कविता जी रोने लगी। कुंदन बोला, मम्मी आप रो क्यों रही हैं? हार अभी तक आपके गले में था और लाइट आने के बाद हार गले में नहीं है। इसका मतलब ये है कि हार मेहमानों में से ही किसी के पास है। आपका हार किसी ने चुरा लिया है। कुंदन एक अनाउंसमेंट करते हुए बोला, माफ करिएगा, मगर मेरी माँ का हार यहाँ उपस्थित लोगों में से किसी ने चुरा लिया है, इसलिए मुझे वेटर द्वारा सबके बैग्स और जेब की तलाशी लेनी पड़ेगी। कृपया आप लोग इसे गलत ना लें और सहानुभूति दिखाएं। ये सुनकर पहले तो सभी के होश उड़ गए, पर कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि आखिर हीरो से जड़े हार का सवाल था। सबके बैगों की तलाशी हुई और हार राही की बहन शिखा के बैग से बरामद हुआ। शिखा हार देखकर हैरान होते हुए बोली, जीजा जी, मुझे नहीं पता यह हार मेरे बैग में कैसे आया। मैं चोरी क्यों करूंगी? उतने में कुंदन की बहन रोमा पास आकर बोली, देखा भैया, मुंह बोली बहन तो आखिर मुंह बोली ही होती है। ये तो वही बात हो गई, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। राही भाभी के मायके वालों को समझने में बहुत बड़ी भूल हुई है आपसे भैया। राही बोली, नहीं कुंदन, शिखा कभी चोरी नहीं कर सकती, उसे किसी ने फंसाया है। आप तो शिखा को जानते ही हो। कुंदन को तो जैसे झटका ही लग गया था। वो कुछ बोलने या सोचने की स्थिति में नहीं था। उतने में उसे एक ख्याल आया और वो इवेंट मैनेजर से जाकर बोला, मुझे लाइट आने के बाद की सारी सीसीटीवी फुटेज अभी के अभी दिखाइए। इवेंट मैनेजर ने तुरंत सारी सीसीटीवी फुटेज खोलकर कुंदन को दिखाई, जिसमें कुंदन ने देखा कि उसकी बहन रोमा हीरो से जड़ा हार शिखा के बैग में डाल रही है। शिखा उस समय किसी से बात कर रही थी, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चला कि रोमा ने कितनी होशियारी से वो हार शिखा के बैग में डाल दिया। कुंदन बोला, रोमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शिखा को मेरी नजरों से गिराने के लिए तुमने इतनी बड़ी साजिश रची कि एक पल को भी उसकी इज्जत के बारे में नहीं सोचा और इतने सारे मेहमानों के बीच ये कारनामा किया। रोमा का बचाव करने को कविता जी बीच में आकर बोली, कुंदन, तुम अगर अपनी सगी बहन को ही ज्यादा मान सम्मान देते तो रोमा ऐसा कभी नहीं करती। कुंदन बोला, मम्मी, मैंने आपको और रोमा को हमेशा मान सम्मान दिया है। यहाँ तक कि आप लोग राही के साथ कैसा सलूक करते हैं ये जानते हुए भी मैं हमेशा इसी उम्मीद में रहा कि एक दिन राही अपने स्वभाव से आप सबको अपना बना ही लेगी। मगर आप लोग तो इतने गिर गए कि राही की धज्जियां उड़ाते उड़ाते उसके मायके वालों की इज्जत की धज्जियां तक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी आप लोगों ने। कविता जी और रोमा अपने किए पर शर्मिंदा थे। भंवरलाल जी भी अब तक यही सोचते आ रहे थे कि एक दिन उनकी बीवी और बेटी सुधर जाएंगी, मगर आज उन दोनों की इस हरकत ने उन्हें सभी के सामने शर्मिंदा कर दिया था। वहीं दूसरी ओर राही को अपने पति कुंदन पर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि आज कुंदन ने यदि असलियत का पता ना लगाया होता तो राही और उसके मायके वाले कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते और शिखा, उसकी जिंदगी में तो चोर नाम का दाग लग जाता। राही ऐसा हमसफर पाकर अपने आप को खुशनसीब मान रही थी। कविता जी और रोमा ने अपने किए पर सबसे माफी तो मांग ली, मगर उनका ये काम माफी के लायक नहीं था। दोस्तों, ईर्ष्या इंसान को कभी कभी इतना गिरा देती है कि उसे अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझ आता। इसलिए कभी किसी से ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्या का अंजाम एक न एक दिन बुरा ही होता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।